सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट लिया गया, मैंने जजमेंट के कई सारे बहुत से अध्ययन किए हैं, कई सारे। उसमें ये 527 पेज का जजमेंट है, उसमें पूरा 527 पेज पढ़ना बड़ा असंभव है, लेकिन जो जजमेंट की जो मूल 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 विषय है उनको मैंने पढ़ा है बड़ी बारीकी से। देखिए, इसमें एक चीज हमें सोचनी होगी कि जो जजमेंट की जो बात आई है, और अभी दो भागों में ये समाज बट रहा है, ये बड़ा वेदना और बड़ा बहुत दुख की बात है, और आने वाले के दिनों के लिए बहुत ही एक मैं कहूंगा कि खतरे की घंटी है। कारण ये है कि सुबह में सुप्रीम कोर्ट ने उनके जजमेंट में कोई क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी इसलिए नहीं है कि उन्होंने राज्य सरकार के अधीन ये अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि आपका डिस्क्रिमिनेशन है, आप देखिए और आप एक डाटा तैयार करें, और उस डाटा के माध्यम से जो जातियों को अब तक, जिन लोगों को जाति आइडेंटिफाई नहीं किया उन्होंने कहा जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जो अभी भी पिछले पायदान पे बैठे हैं, उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत अच्छा। एस फाउंडेशन क्या है, मतलब ये संगठन और किस तरीके से काम करता है? जय भीम। मेरा नाम राजा वाल्मीकि है। मैं 5S फाउंडेशन का राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये 5S फाउंडेशन बाबा साहब के बताए हुए जो सिद्धांत थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसको लेकर के हमने शुरू किया था। और इसी का हमने थोड़ा डाइवर्सिफाई करके इसमें कुछ शब्द जोड़े हैं, और वो शब्द हैं शिक्षा, सुरक्षा, सहयोग, सेवा, संगठन। इन 5S को मिला करके ये 5S फाउंडेशन बना है। और ये 5S फाउंडेशन दबे, कुचले, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के बच्चों को प्रेरित करता है, उत्साहित करता है शिक्षा के लिए। क्योंकि हमारा जो इस समाज का शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट है वो 70% है। वो 70% को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारा जो ड्रॉप आउट रेट कम हो करके, कम 100% हम चाहते हैं, लेकिन कम से कम 90% आ जाए तो हम समझेंगे जो हम काम कर रहे हैं वो सार्थक है। तो शिक्षा पे काम करते हुए पूरे देश में घूम घूम करके इसी समाज के शोषित, वंचित, पिछड़ी, दलित समाज के बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं, और उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करके, पुरस्कृत करके उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो लगभग कितने समय से आप इसका संचालन कर रहे हैं और कितने लोगों को अभी तक जोड़ चुके हैं? ये हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ 2022 नवंबर में। और अभी तक कितने लोगों को इस संगठन से जोड़ चुके हैं, और कितने लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा चुके हैं? हमारा जैसे आपको बताया मैंने, 2022 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी 2 ही साल हुए हैं, लेकिन इन 2 सालों में हमने 8 प्रदेशों में जा करके अपने संगठन का काम किया है। वहां के शिक्षा मंत्री को लिखित में ज्ञापन दिया कि हम ये काम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं आपके प्रदेश में आकर के, आप आइए, कम से कम देखिए कि हम जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं वो आप तक पहुंचे कि किस समाज के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये विशेषकर वाल्मीकि समाज के लिए काम करते हैं या जितना भी ऐसी समुदाय है, जो दलित समुदाय है, सबके लिए? बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। बहुजन समाज में पूरा ऐसी समाज आ जाता है। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, आपको कई सारे संगठन इस तरीके के सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कमी रह रही है कि अभी तक दलितों में अवेयरनेस की कमी है, शिक्षा की कमी है? कमी कहाँ है? शिक्षा की कमी है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, क्योंकि उनके जो माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमारी संस्था यही काम कर रही है कैरियर गाइडेंस का। बच्चों को ले जा करके कैरियर गाइडेंस कराते हैं, उनको बताते हैं कि आगे जो ड्रॉप आउट रेट, जैसे मैंने बताया, 10वीं के आगे मेरी समाज के लोग, इस दबे, कुचले, शोषित बहुजन समाज के लोग 10वीं के आगे पढ़ नहीं पाते। वो ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाने के लिए उन बच्चों को हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम करके उनके माता पिता को काउंसलिंग करते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ने से रोके ना, उनको पढ़ने दें। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि हम अवेयरनेस पैदा करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे कई संगठन चल रहे हैं। आपके साथ ढकोलिया जी हैं, विनोद ढकोलिया जी, जो दिल्ली में संचालन करते हैं एक ऐसे ही संगठन का। लेकिन आपको नहीं लगता कि शिक्षा का स्तर इतना महंगा हो चुका है, शिक्षा दलितों के हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि पैसे का प्रभाव, एक तो इनकम नहीं है लोगों की इतनी शिक्षा अपने बच्चों को मुहैया करा सके, प्राइवेट स्कूलों में भेज सके, तो आप सबको मिलकर, तो आप लोगों को मिलकर कोई ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि स्कूल जैसे है, स्कूल
मुहैया करानी चाहिए, स्कूल खोलने चाहिए देश में जगह जगह। हमारी संस्था ने और 2 संस्थाओं के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में एक स्कूल खोला है। उस स्कूल में हम हमारे सफाई कामगार के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सफाई के पेशे से जुड़े जितनी समाज है, उस बहुजन समाज के बहुत सारे लोग आज सफाई के पेशे से जुड़े हैं, उन सभी के लिए हम स्कूल खोले हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने हमसे ये वचन दिया है कि अगर इस स्कूल को आप 5 सालों तक ठीक से चला सकते हो, तो हम आने वाले कुछ सालों में आपके एजुकेशन, आपकी इस संस्था को पूरे महाराष्ट्र में 10 स्कूल, 5-10 स्कूल खोलने की परमिशन देंगे, पहली से लगा के 10वीं तक फ्री एजुकेशन। अच्छा, एक और मेरा वो है कि अगर अगर जैसे कोई बच्चा काबिल है लेकिन आर्थिक तंगी के चलते, और जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, अगर ऐसे कोशिश करने के लिए उसका पैसा नहीं है, तो आपके संगठन क्या उनकी मदद करेगा? फाइनेंशियली मदद करने की जरूरत नहीं है। मेरी समाज पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो जानती नहीं है कि हमें सरकारी मददें कहाँ मिलती हैं। हम वो अवेयरनेस भी करते हैं। अवेयरनेस करते हैं तो कहीं किसी तरीके से उसे यानी कि आप कोई ना कोई फायदा पहुंचा पाएंगे। 100% उसको जहां से मेरी सरकारों से जो फायदा मिलता है, स्टेट की सरकारें हो, केंद्र की सरकारें हो, उनसे जो फायदा मिलता है, जो लाभ मिलेगा उन बच्चों को, वो उन तक पहुंचाया जाता है। कैसे संपर्क साध सकते हैं? हमारे संगठन 5S फाउंडेशन का ये बैनर है, हम अपना नंबर दे सकते हैं आपको। मैं राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नंबर है 9820019827। ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आपको संबोधित भी करेंगे और अपने नंबर भी देंगे। चलिए, सुरेश राम चौहान जी, एक आपसे सवाल है चलते चलते कि 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वर्गीकरण पर। जब से देखा जाए तो दलित समाज में आपस में ही द्वेष का माहौल बन गया है। पहले बातचीत से मामला शुरू हुआ, कई जगहों पर हिंसक हो गया मामला। तो किस तरीके से देखते हैं वर्गीकरण के मामले में? जय भीम, जय संविधान। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने 5S फाउंडेशन के बारे में जो सवाल, जो आपके प्रश्न थे, उसमें एक कड़ी जोड़ना चाहूँगा। वो ये है कि 5S फाउंडेशन लोगों को शिक्षा पे तो अवेयरनेस कर रहा है, शिक्षा पे तो निश्चित तौर से हम पूरे तौर से समर्पित हैं इस समाज के लिए। साथ ही साथ जो 2 सब्जेक्ट हैं, वो है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो देश के संविधान है, उस संविधान में जो इस समाज के लिए जो अधिकार है और जो मौलिक अधिकार है, वो हमारे बच्चों से कोसों दूर है। यानी पढ़ लिखने के बाद भी इन चीज़ों को वो नहीं जानते, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपने हमारे राष्ट्रीय महासचिव से किया था, तो वो ऐसा है कि जो शिक्षा, आप जानते हैं कि सरकार ने 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ और वो 72 अमेंडमेंट था, और जिस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि इस देश के जो गरीब बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, उन बच्चों को 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक की शिक्षा मुफ्त होगी, और वो इसका राज्य सरकार इसका पूरा पोषण करेंगी, जो भी खर्च आएगा। ये तो प्रावधान हमारे संविधान में है, कानून में है, हमारे मौलिक अधिकारों में है। सबसे बड़ी बात है कि 123 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वहां बैठे हैं, क्या इस महत्वपूर्ण विषय पे वो चर्चा नहीं कर सकते पार्लियामेंट में? क्या इस विषय को वो पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रख सकते? जब कानून भी बन गया और सबकी, फिर भी सरकार के कोई भी प्रदेश में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन वर्गीकरण को लेकर वो गए थे ना प्रधानमंत्री जी के पास, इसको लागू ना होने। नहीं, देखिए, एक वर्गीकरण बड़ा विचित्र है। ये जो देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट लिया गया, मैंने जजमेंट के कई सारे बहुत से अध्ययन किए हैं, कई सारे। उसमें ये 527 पेज का जजमेंट है, उसमें पूरा 527 पेज पढ़ना बड़ा असंभव है। लेकिन जो जजमेंट की जो मूल विषय है, उनको मैंने पढ़ा है बड़ी बारीकी से। देखिए, इसमें एक चीज हमें सोचनी होगी कि जो जजमेंट की जो बात आई है, और अभी दो भागों में ये समाज बट रहा है, ये बड़ा वेदना और बहुत दुख की बात है, और आने वाले के दिनों के लिए बहुत ही एक मैं कहूंगा कि खतरे की घंटी है। उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके जजमेंट में कोई क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी इसलिए नहीं है कि उन्होंने राज्य सरकार के अधीन ये अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि आपका डिस्क्रिमिनेशन है, आप देखिए और आप एक डाटा तैयार करें
और उस डाटा के माध्यम से जो जातियों को अब तक, जिन लोगों को जाति आइडेंटिफाई नहीं किए उन्होंने कहा जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जो अभी भी पिछले पायदान पे बैठे हैं, उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बट अगर मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं तो मैं कह दूंगा कि मेरे राज्य में मैं तमाम जो जातियां हैं, तमाम जो वर्ग हैं जो पीछे बैठे हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिला, मैं नहीं करूंगा। इसका मतलब ये होता है कि वो जो जजमेंट है उसकी क्लियरिटी साफ नहीं है। दूसरा, ये बिल्कुल होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया और ये आर्टिकल 64, आर्टिकल 15A, ये तमाम जो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो सब आर्टिकल्स हैं, उनमें जिनमें उन्होंने हमें अधिकार दिया आरक्षण का, उन्होंने कहा था कि आरक्षण सिर्फ इस जो पिछड़ी और दबी कुचली जो जातियां हैं, एक वर्ग के लिए नहीं है। ये पीछे जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब आरक्षण के लाभ से जब पूरी तौर से उपयुक्त होगा और अपने जीवन को सम्मान और सर उठा के जिएगा, शिक्षा, आर्थिक और शैक्षिक तौर से ये संपूर्ण प्रपूर्ण होगा, उस दिन आरक्षण का सही मतलब होगा। सर चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल है विनोद ढकोलिया जी से। जैसे जो सर है, जो गोवा इस वक्त जो गोवा से सर आए हुए हैं, उनकी हम बात करें कि उनका जो संगठन था 5S फाउंडेशन जो है, इसी प्रकार से आपका भी संगठन है। तो मतलब क्या, जैसे सर बता रहे कि वो शिक्षा देने का काम दूर दूर तक करते हैं, गरीब बच्चों को भी देते हैं, तो क्या आपका संगठन भी उसी तरीके का काम करता है? मेरा संगठन भी उसी तरह का काम करता है। और मेरा संगठन आपने देखा भी होगा, अभी 15 अगस्त में मेरे संगठन ने किया, आज से भी मेरा संगठन एक काम शुरू और कर रहा है, जो कि आपका सारी हॉस्पिटलों पे खाना वितरण और ये कंबल और ये सारी चीजें, हमारा जो संगठन इस चीज के लिए हम लेके हम काम कर रहे हैं। पर जब इन्होंने शिक्षा पे मुझे बताया कि हम शिक्षा पे, खेल पे, इन पे सब पे करते हैं, तो मैंने कहा मैं दिल्ली में मेरा संगठन वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर सामाजिक एकता मंच को, मैंने इनके उसमें संगठन को अपना सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल मैं तत्पर करता तैयार हूँ। मेरे ये सारे सहयोगी हैं और ये इसलिए यहाँ गोवा वन में आए। सर एक चलते चलते मेरा एक सवाल था, आपने कहा कि आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि अब जो हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर खाना वितरण का एक काम नया एक आपने आरंभ किया है। लेकिन जब सरकारी अस्पतालों में सरकार की तरफ से खाना मुहैया हो जाता है, तो फिर इस खाने वितरण का क्या मतलब है? इस पे मेरा नाम विजय वाल्मीकि है और हमारे संगठन का नाम है भगवान वाल्मीकि अम्बेडकर सामाजिक एकता मंच। जैसे कि आपने सवाल किया कि जो सरकारी अस्पताल है उसमें सरकारी माध्यम के, सरकार की तरफ से जो उनको भोजन मिलता है, पर वो तो सिर्फ उनको मरीजों को मिलता है जो अंदर वो एडमिट है, जो उनकी फैमिली जो कई प्रदेशों से आकर यहाँ पे ठहरी हुई है, तो उनको कौन देखेगा? उनका जो भोजन है, चलो एक बार को हमारे जो ढकोलिया साहब अध्यक्ष जी ने जो एक पहल चालू की है, मुझे लगता है कि ये पहल बहुत बढ़िया की है, क्योंकि आपको पता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो आसाम हो, दूर दूर से प्रदेश से यहाँ पे लोग दिल्ली में एम्स के अंदर आए हुए हैं। उनके जो घर से जो भी मरीज हैं वो एडमिट हैं एम्स के अंदर, सफदरजंग के अंदर, और वो गुजारा कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर रहकर, तो फुटपाथ पे। तो उनको कौन देखने वाला है? तो इसीलिए हमारे जो ढकोलिया जी हमारे अध्यक्ष है, इन्होंने एक पहल स्टार्ट की कि वहां पे हम अपने संगठन के माध्यम से भोजन तक वहां पहुंचाएंगे, और जो बेचारा भूखा है उसको वहां तक भूखे तक खाना पहुंचाएंगे, और जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े पहनाएंगे, जिसके पास चप्पल नहीं है चप्पल दिलाएंगे। मतलब जो हमारे संगठन के माध्यम से जो काम हो पाएगा हम उसको बिल्कुल निरंतर करेंगे। अच्छा, एक और चलते चलते सवाल कि अगर आपके संगठन से कोई जुड़ना चाहे तो कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ ऐसा कुछ मेंबरशिप के लिए? जी हेल्पलाइन नंबर है, वो हमारे ढकोलिया साहब बताइए। 9311170156, ये मेरा अपना नंबर है। ठीक है, जो भी हमारे से जुड़ना चाहे हम वेलकम है। कोई भी, मैं ये नहीं कहता वाल्मीकि समाज का, हमसे जो भी SC समाज का कोई भी जुड़ना चाहता है, हम उसका दिल खोल के स्वागत करते हैं।